नमस्कार। हम अब पढ़ेंगे सैम सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन। ये कुपोषण से होने वाली बहुत ही भयंकर बीमारी है जो बच्चों में देखने को मिलती है। डब्ल्यू के अकॉर्डिंग 4 क्राइटेरिया है सैम को डायग्नोस करने के। सबसे पहला क्राइटेरिया है वेट इज़ टू हाइट। अगर ये -3 SD से कम आता है, जो कि इन दोनों चार्ट्स की मदद से हम निकालते हैं, तो हम बच्चे को सैम में बता सकते हैं। इन दोनों चार्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं, इनका क्या कैसे प्लॉट करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप उसको इस यहाँ पे नीचे लिंक दे रखा है, उसमें देख सकते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं सीवियर विजिबल वेस्टिंग। जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक बच्चा कुपोषित बच्चा हमें दूर से ही देखने को दिख जाता है। सीवियर विजिबल वेस्टिंग। नेक्स्ट इज़ MUAC अगर 11.5 से कम है मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, तो हम इसको सैम में घोषित करेंगे। MUAC को कैसे नापते हैं और क्या क्या टेस्ट होते हैं, सैम के एज इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि 4th टेस्ट है, बाइपीडल एडिमा। बाइपीडल एडिमा को नापने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, हम शिन बोन यानी किसी भी बोनी प्रोमिनेंस पे हम शिन बोन को लेते हैं, एंकल से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ हम कंप्रेस करते हैं 5 सेकेंड्स तक। अगर 5 सेकेंड की कंप्रेशन के बाद एक पिट बन जाता है, तो हम उसको कहते हैं पिटिंग एडिमा। तो ये भी एक सैम का फीचर है। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब द चाइल्ड इज़ इन सैम सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन। आगे चलते हैं। टाइप्स। सैम के 2 टाइप है, क्वाशरकर और मरासमस। वैसे तो सैम एक अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, तो और अगर कोई बच्चा सैम में आता है तो हमें डायरेक्टली ट्रीटमेंट चालू करना है, टाइप्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम अपनी नॉलेज के लिए टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप 2 है मरासमस और क्वाशरकर। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बाएं हाथ पे मरासमस का बच्चा बिल्कुल ही दिखने में ही कुपोषित है, यानी दिखने में सीवियर विजिबल वेस्टिंग दिख जाएगी आपको। और क्वाशरकर के बच्चे में एडिमा देखने को मिलेगा, जिसके कारण वो एक अपेरेंटली हेल्दी बच्चा जैसा दिखेगा। मरासमस जो बच्चा है वो हाइपर अलर्ट होता है और उसकी एपिटाइट भी बहुत अच्छी होती है, उसको वोरेशियस एपिटाइट भी कहते हैं। और जो क्वाशरकर का बच्चा होता है वो डल लिथार्जिक होता है, सुस्त रहता है, उसकी एपिटाइट बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और मरासमस के बच्चे ज़्यादातर ओपीडी में दिखाने आते हैं और ईज़िली डायग्नोस हो जाता है और अर्ली ट्रीट हो जाता है, जिसके कारण इनका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है। वैरस क्वाशरकर के बच्चे के माँ बाप बिल्कुल अवेयर नहीं होते, उनको पता भी नहीं रहता है, ना आसपास वालों को पता होता है, तो दिखाने भी कम आते हैं। तो एक है भी चीज़ अनकॉमन और उसका प्रोग्नोसिस भी इसलिए पुअर होता है। अगर बात रही हम अपीयरेंस की वाइज, तो मरासमस के क्योंकि बक्कल फैट का इतना लॉस हो जाता है, तो ये एक मंकी फेस जैसा दिखते हैं, जैसे कि बंदर का मुंह हो, या ओल्ड मैन फेशिस भी कह सकते हैं। इनकी बैगी पैंट्स अपीयरेंस दिखता है क्योंकि ग्लूटेल फैट भी लॉस हो जाता है। और अगर क्वाशरकर की बात करें, क्वाशरकर में स्किनी चेंजेस आने लग जाते हैं, फ्लैग साइन आने लग जाते हैं, जिनकी हमें अभी आगे बात करते हैं। नेक ये जैसा इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, मंकी लाइक फेशिस दिख रही है आपको, इसमें बैगी पैंट दिख रहा है और डिस्टेंडेड एब्डोमेन दिख रहा है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन क्वाशरकर में दिखता है। आगे चलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स वही क्लिनिकल फीचर है, थोड़े और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है सीवियर विजिबल वेस्टिंग, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती। अगला चलते हैं हेयर्स जो कि कैसे होते हैं, स्पार्स यानी कि दूर दूर हो जाते हैं, गंजापन दिखने लग जाता है। थिन का क्या मतलब है, थिन मतलब कम एकदम पतले पतले हो जाते हैं बाल, ईज़िली टूट जाते हैं, हाथ फेरेंगे थोड़ा हाथ में आ जाते हैं, लस्टरलेस हो जाते हैं, एक शाइन चले जाती है बालों से, और बालों में एक तरह से हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन के पैचेस बन जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन कुछ हिस्से को कुछ मिलता है तो वहाँ तो कलर ब्लैक होता है या डार्क होता है, और जिन हिस्सों को नहीं मिलता वहाँ हल्का होने लग जाता है। तो ये हल्का और डार्क का कॉम्बिनेशन एक फ्लैग का जैसा दिखता है, जैसे कि झंडा हो, तो इनको फ्लैग साइन दिखता है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अलर्ट बच्चा यहाँ पे कैसा होता है, अगर बात करें मैरास्मस की तो हाइपर अलर्ट होते हैं बच्चे, और अगर हम क्वाशरकर की तरफ की बात करें यानी पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ बात करें, तो डल लेथार्जिक, नॉट इंटरेस्टेड, यानी आसपास की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता हमको, बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं बच्चे। आगे चलते हैं। स्किन चेंजेस में देखा जाए तो हम यहाँ देखें तो हमारे जो हाइपर पिगमेंटेड नकल्स देखने को मिलते हैं, हाइपर पिगमेंटेड नकल्स, ये नकल्स यहाँ होते हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं, B12 की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। क्रैकिंग ऑफ स्किन
भी देखने को मिल सकती है। फ्लैकी पेंट देखने को मिल सकते हैं। फ्लैकी पेंट मतलब दीवार पे पपड़ियाँ उतरती हैं वैसे ही स्किन उतरने लग जाती है। ऐसे ही जैसे फुटपाथ पे स्टोन होते हैं, फुटपाथ पे जो पत्थर होते हैं जिस हिसाब से रखे रहते हैं टेढ़े मेढ़े, वैसी स्किन भी टेढ़ी मेढ़ी फट जाती है, तो उसको क्रेजी पेमेंट डर्मेटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैलर। इनके अगर हाथ अपने हाथ से कंपेयर करेंगे तो आपको पैलर देखने को मिलेगा। बैगी पैंट्स, जो कि एनीमिया को बताता है पैलर। बैगी पैंट्स, लॉस ऑफ फैट, मंकी लाइक फेशिस, ओल्ड मैन फेशिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये देखने को मिलती हैं। एडिमा देखने को मिलता है, बायलेटरल पिटिंग और हिपैटोमेगैली, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है लीवर का साइज़ भी एनलार्ज हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा भी न्यूट्रिशन को कंपनसेट करते 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 एनलार्ज हो ही जाता है। आगे चलते हैं। डायग्नोस्टिक वर्कअप। अगर आप सैम के पेशेंट में देखें तो सैम के पेशेंट का 99% कारण जो सरकारी सेटअप में सैम के बच्चे आते हैं सोशियो इकोनॉमिक ही होता है, डाइटरी पुअर डाइट इनटेक होता है। पर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली अगर सैम के बच्चे को लेकर आ रही है सैम में, तो हमें एक डाउट होना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक तो नहीं होगा और कोई कारण भी हो सकता है, जैसे CHD, रिकरेंट निमोनिया या कोई क्रॉनिक इलनेस, TB, HIV। इसमें क्या होता है, बार बार क्योंकि बच्चा बीमार पड़ता है तो वो कमज़ोर होता चले जाता है और उसका वज़न गिरना, जैसे बार बार डायरिया होना, बार बार निमोनिया होना, तो उसमें बच्चा सैम में हो सकता है, कुपोषित हो सकता है। तो उसमें हमको हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है और ये सारे तरह के टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि क्यों सैम में गया बच्चा। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट एक 10 स्टेप का प्रोसेस है। मैनेजमेंट में एक ही चीज़ याद रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो सैम के बच्चे होते हैं वो उनकी जो स्टेट होती है वो होती है मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। उनका दिल, उनका लीवर, उनकी आंतें, उनका गुर्दे सब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पोषण तो उनको कई महीनों से नहीं मिला होता। तो पोषण नहीं मिला होता तो दिल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे एनीमिया में पंप कर रहा है, लीवर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे न्यूट्रिशन को पंप कर रहे हैं। अगर हमने इसमें कोई जल्दबाजी करी, बहुत सारा न्यूट्रिशन दे दिया एक साथ, बहुत सारा फ्लूइड दे दिया एक साथ, तो ये डेट्रीमेंटल यानी बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अचानक से दिल, हार्ट CHF में जा सकता है बच्चा, यानी हार्ट फेल हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है। तो इसमें हमको अप्रोच जो रखनी है वो रखनी है स्लो और स्टडी, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी देर से देना है, जैसे कि एक कछुआ है, और इसको धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाना है। तो चलो आगे चलते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले होता है हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो डाइट है उसमें 70% जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। अब जब 70% कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कार्ब ले रहे हैं, तो यानी कार्ब में तो कमी होगी, यानी ग्लूकोज की कमी मिल सकती है सैम के पेशेंट में। तो हमें आते ही सबसे पहले ग्लूकोज चेक करनी है सैम के बच्चे में। अगर ग्लूकोज कम है तो हमें D10 हमें मतलब ग्लूकोज देनी है उसको, और डाइट देनी है, ओरल देना है उसको, ताकि उसकी शुगर बढ़ सके। तो हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है हाइपोग्लाइसीमिया की। आगे चलते हैं, हम क्या करें कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, तो हमें उसको फ्रीक्वेंटली फीड कराना है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी देर से खिलाते रहना है उसको, क्योंकि उसकी एपिटाइट इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक साथ ले ले। तो थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी देर से हम जो शुरुआत करते हैं उसको हम शुरुआत क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में हर 2-2 घंटे में खिलाते हैं। कितना देते हैं, 11 ml पर kg से हम उसको हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा F75 देते रहते हैं, और धीरे धीरे हम इसको किस पे ले जाते हैं, 22 ml पर kg एवरी 4 आवर्ली, ताकि उसकी नॉर्मल रिदम बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया से हाइपोथर्मिया में क्या होता है, क्योंकि सैम का बच्चा है यानी सीवियर एक्यूट मैलनरिश्ड है, कोई फैट नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, तो कोई इंसुलेटिंग लेयर नहीं है। तो अगर इनको जरा सी भी ठंड से एक्सपोजर हुआ या इनका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हुआ, तो इनको हाइपोथर्मिया होना ही होना है। तो हाइपोथर्मिया ऐसा भी देखा गया है, जिन पेशेंट्स सैम के जो बच्चे हैं, क्योंकि इनमें फ़ैट तो है नहीं, तो इनमें रिज़र्व भी कम है। जब रिज़र्व कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है। तो अगर कोई सैम का बच्चा हाइपोथर्मिया में ठंड लग कर आ रहा है, तो हमें उसकी शुगर सबसे पहले करनी है। ये सब होने के बाद हम अब बच्चे को रिवॉर्म करेंगे और टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे। तो यानी कि सैम के बच्चे में फीड इंश्योर करनी है और टेम्परेचर रेगुलेट करना है। आगे चलते हैं, थर्ड, डिहाइड्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है, सैम के बच्चों को हमको जल्दबाजी में गलत डायग्नोसिस नहीं करना, क्योंकि जितने भी सैम के बच्चे होते हैं उनमें बक्कल फैट लॉस होता है।
तो अगर फैट लॉस है तो इसका मतलब आई संकन होगी, स्किन ड्राई लगेगी, स्किन पिंच भी डिले हो सकता है। तो ये सब फॉल्स अजम्पशन है डिहाइड्रेशन के। वेरएज अगर इनमें हमको पता करना है कि डिहाइड्रेशन है कि नहीं है, तो उसका बेस्ट तरीका है पता करने का, म्यूकस, ओरल म्यूकस ड्राई हो जाएगी, और जैसे ओरल यहाँ पे दिख रही है, ओरल म्यूकस ड्राई हो जाएगी। दूसरा थ्रेडी वीक एंड थ्रेडी पल्स हो जाएगी। तो इनमें अगर ये देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद अदर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, तो 100% डिहाइड्रेटेड है। और इसमें हम बेस्ट जो ट्रीटमेंट करते हैं सैम में, वो हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन इज़ द बेस्ट। चाहे हमें वो एनजी डाल के रिहाइड्रेट करना पड़े, यानी नेज़ोगैस्ट्रिक नली डाल के रिहाइड्रेट करना पड़े। आईवी हमें यूजुअली अवॉइड करना चाहिए सैम में। तो अब हम देखते हैं कि सैम में कन्वेंशनल के मुकाबले थोड़ा सा रिहाइड्रेशन अलग होता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं देखते हैं। उसको कहते हैं रेसीमल या रीसोमल, जिसको कहते हैं रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ऑफ मैलनरिश्ड। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक नॉर्मल सोल्यूशन के। इसको मॉडिफाइड ओआरएस भी कहते हैं, एमओआरएस के नाम से भी मिलता है ये। तो आगे चलते हैं, ये बनता कैसे है, क्या यूज़ है इसका। रीसोमल मार्केट में रीसोमल के नाम से भी मिलता है, पर ये क्योंकि इतना कम अवेलेबल है मार्केट में, इसलिए हम इसको बनाने का एक तरीका देखते हैं शॉर्ट में। हम कैसे घर में इसको बना सकते हैं, क्लिनिक में कैसे बना सकते हैं। कुछ नहीं, एक पैकेट नॉर्मल ओआरएस का लेना है, उसको 10 चम्मच चीनी डालनी है उसमें। एक पैकेट लेना है बोल में, और 10 चम्मच चीनी डालनी है, यानी 50 ग्राम शुगर डालनी है। उसमें हमको 45 ml KCl, 45 ml KCl डालना है, और 2 लीटर पानी मिलाना है। तो इससे हमारा क्या बनेगा, रीसोमल या MORS बनेगा, जो कि हम सैम के बच्चों में देंगे। ये ध्यान रखना है, ये किस में यूज़ करना है, जब माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन मिल रहा है हमें, और या जब भी बच्चा डायरिया हो रहा है सैम के बच्चों में, तो उनको रिहाइड्रेट या उनका डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए है। अच्छा, आपने इसमें एक चीज़ नोट करी होगी, हम इसमें पोटेशियम अलग से मिला रहे हैं। तो जो भी सैम के बच्चे होते हैं उनमें एक की कंसेप्ट है, याद रखना है कि उनकी सैम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सोडियम बढ़ा हुआ होता है और पोटेशियम कम होता है। तो सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम कम है। तो एक सैम इज़ अ स्टेट ऑफ इंक्रीज सोडियम एंड डिक्रीज पोटेशियम। तो हमें इनमें क्या करना है, सोडियम कम देना है, पोटेशियम ज़्यादा देना है। तो आप जैसा कि इस ग्राफ में आपने देखने को है कि पोटेशियम की जो अमाउंट है, हमने पोटेशियम की अमाउंट को जस्ट डबल कर दिया है, और वेराज सोडियम की अमाउंट को हमने जस्ट आधा कर दिया है नॉर्मल अमाउंट के। तो ये हमारा कंसेप्ट है रीसोमल का। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसा भी हमने बैलेंस कर दिया। पोटेशियम के लिए हम सप्लीमेंट देते हैं पोटेशियम का, यूजुअली 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट्स पर kg पर डे से फॉर 2 वीक्स। मैग्नीशियम का वो देते हैं 50%, तो हम IM लगा देते हैं, बाकी का हम मिल्क में मिला के या F75 में मिला के देते हैं। और कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं 2.5 ml या 5 ml TDS। और सोडियम को अलग से कोई सप्लीमेंट नहीं देते, जो नॉर्मल डाइट में जाता है वो जाता है। इन्फेक्शन को देखते हैं। जो सैम में बेसिकली इन्फेक्शन के जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे फीवर हो गया, टेकीकार्डिया हो गया, या कोई लोकल साइन हो गया जैसे, तो इनमें क्या होता है, वो मिलते नहीं है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इम्यूनिटी ही कम होती है, तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता बॉडी का इन्फेक्शन के प्रति। तो इसलिए हमको इन सब का हम वेट नहीं कर सकते कि फीवर आएगा फिर हम एंटीबायोटिक देंगे। तो इनमें हमको एंटीबायोटिक तो देनी ही देनी है सैम के बच्चों में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इनमें हमको क्या है, एंटीबायोटिक तो देनी है, पर हमको इन्वेस्टिगेशन भी कराना है, क्योंकि वो फीवर का कारण कुछ भी हो सकता है। TB भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, एनीमिया के कारण, एनीमिया भी एक तरह से इनमें मिलता है। तो क्या वो सीवियर एनीमिया है, वेरी सीवियर एनीमिया है, तो हमको ब्लड चढ़ाना है नहीं चढ़ाना। तो उन सबको हमको एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन एंड थरो इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है। आगे चलता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सैम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमको ध्यान रखना है कि दुनिया में जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं सब देने हैं, सिवाय आयरन के। सब देना है। क्यों नहीं देना आयरन, क्योंकि आयरन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्री रेडिकल इंजरी करा सकता है और बैक्टीरियल ग्रोथ प्रमोट कर सकता है। ऑलरेडी PEM का मैकेनिज़्म, यानी कि सैम का मैकेनिज़्म हमको फ्री रेडिकल्स की तरफ ही ले जाता है, और अगर हम फ्री रेडिकल ही जनरेट करवा देंगे तो और नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आयरन नहीं देना है, बाकी सब दे सकते हैं। पर आयरन हमको जब रिहेबिलिटेशन फेज़ में आ जाए या आफ्टर 7 days शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आयरन अल्टीमेटली एनीमियाज करेक्ट करेगा। तो 7 days बाद देना है आयरन।
आगे चलते हैं। विटामिन ए 0, 1 और 14 डेज़ पे देना है। डोज एज अकॉर्डिंग होनी चाहिए। विटामिन के भी दे सकते हैं, 2.5 मिलीग्राम IV लगाते थे हम या IM। फिर मल्टीविटामिन, सारे तरह के विटामिन देने हैं, जिसमें B12 भी देते हैं, IV या IM। जिंक देना है, जिंक का सिरप भी आता है, टैबलेट भी आती है। आयरन देना है, वही 7 डेज़ बाद। अब आते हैं इनिशिएट री-फीडिंग पे। हमको इनकी फीडिंग, बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ही यही है कि हमको इनकी फीडिंग वापस दिलवानी है, ताकि ये घर जाके वापस खाना खा सकें। सैम कोई एक दिन में तो ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमको इनकी एपेटाइट लौटा कर देनी है। तो एपेटाइट लौटाने के लिए हम धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे और थोड़ी थोड़ी देर से देते रहेंगे। तो उसके लिए हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट देते रहेंगे। और कौन सी डाइट से शुरुआत करेंगे? F75 से। F75 का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ 75, दैट इज़ 75 किलो कैलोरी 100 ml डाइट में। और इन्फेंट में यानी 6 महीने से छोटे बच्चों में हम यूजुअली जो यूज़ कर रहे हैं, हम 6 महीने से छोटों में यूजुअली हम मिल्क बेस्ड यूज़ करते हैं, और 6 महीने से ऊपर में सीरियल बेस्ड यूज़ करते हैं। मिल्क में हम प्योर मिल्क ही लेते हैं। कैसे बनाते हैं हम एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, हर 100 ml में 75 किलो कैलोरी मिलेगी और 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको इसमें। अच्छा, हम स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? 11 ml एवरी 2 आवर्ली, 11 ml पर kg एवरी 2 आवर्ली देते हैं, और इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं टू 22 ml एवरी 4 आवर्ली। एम क्या है हमारा? कम से कम 80 से 100 किलो कैलोरी रोज़ाना चले ही जाए शरीर में। फिर हमको ये ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो भूल जाते हैं कि रात को सो गए, जैसे हमने माँ बाप रात को सो गए और उन्होंने डाइट दी नहीं, तो सुबह बच्चा हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसीमिया में मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी देर से देते रहना है, रात में भी देना है उनको खाना, क्योंकि ये एक बार में नहीं खा पाते। आगे चलते हैं। अगर चाइल्ड ने जैसे जैसे खाना शुरू कर दिया, वैसे वैसे हम डाइट बढ़ाते ही चले जाएंगे। अब आते हैं, जैसे हमने जैसे हमने स्टेबलाइज़ कर लिया बच्चे को, उसकी एपेटाइट रीगेन करा दी, तो अब हमको उनको कैचअप कराना है, यानी हमको इस पे नहीं रुकना और आगे देना है। इसको हमको क्या करना है? बेसिकली फूड को और डेंस करते जाना है हमको फूड को, क्योंकि एक लिमिट है इनकी लेने की भी। तो हमको एक तरह से, अगर एक टिप है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कैलोरी डेंस फूड होना चाहिए। जितना भी हम दे रहे हैं उसको डेंस फॉर्म में देना है। जैसे एक चॉकलेट बार होती है, जिसमें छोटी सी चॉकलेट में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, ऐसे ही हमको इन्हें एक कैंडी सी, एक बार सी देनी है, ताकि इनको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एनर्जी मिल सके। तो अब हम क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैलोरीज बढ़ा देंगे। जैसे F75 से F100 कर देंगे, तो F100 करते क्या हो जाएगा? 100 किलो कैलोरी। इसमें हम प्रोटीन की मात्रा डबल कर देंगे, 2 to 3 ग्राम पर 100 ml। और हम इससे हमको क्या कैलोरी अचीव करने को मिलेगी? जो हम पहले 80 to 100 पे था, अब हम 150 पे ले जाएंगे उसको, ठीक है। और हम टोटल जो पूरे दिन का हमको अज्यूम करना है, 150 ml पर kg पर डे से इनको पूरा का पूरा देना है फ्लूइड। तो हम क्या करेंगे इसमें? धीरे धीरे 2 आवर्ली 4 आवर्ली तक ले जाएंगे उसको, और इंश्योर करेंगे कि वो फीड ले। ये F100 F75 हम लोकल लेवल पे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं RUTF पे। अब क्या होता है, ये सब तो हम इससे पहले तो सबको लोकल लेवल पे प्रिपेयर कर रहे थे, पर हर जगह जो स्पेशलाइज सेंटर्स होते हैं जो मैल न्यूट्रिशन को ट्रीट करते हैं, जिसको हम MTC भी कहते हैं, मैल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, वो हर फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं होते। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको स्टेबलाइजेशन फेज़ प्रोवाइड करें, हम उसको इतना ले कि उसकी एपेटाइट रीगेन हो जाए, हम उसको एंटीबायोटिक, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट कर लें, और उसके बाद हम जब वो रिहैबिलिटेशन फेज़ में आए तो हम उसको घर भेज सकें विथ रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड। ये कुछ नहीं है, एक कैलोरी डेंस फूड है, एक तरह की कैंडी है, एक तरह का पेस्ट है, जिसमें बहुत सारी कैलोरी है छोटे से अमाउंट में। तो हमने ये प्रिपेयर करा है ताकि हमें क्या क्या फ़ायदा हो। एक तो ये हाई एनर्जी डेंस फूड है, ये हमें इन पेशेंट फैसिलिटी जहाँ पे नहीं है वहाँ मदद करता है, ताकि हम उसको घर भेज सके रिहैबिलिटेशन फेज़ में ही। हॉस्पिटल स्टे को कम कराता है, होम बेस्ड मैनेज को प्रमोट करता है, और दूसरी बात, ये जो रेडी टू ईट थेरेपेटिक फूड है, ख़राब भी नहीं होता जल्दी से, वेरएज़ F75 F100 बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसको कहीं भी स्टोर कर सकते हैं आप, और ये वाटर के साथ ले दीजिए। और दूसरा, इसके साथ साथ ये केवल एक सप्लीमेंट है, इसके साथ ब्रेस्ट फीड और अलग कॉम्प्लीमेंट्री फीड तो देना ही देना है।
नेक्स्ट सेंसरी स्टिमुलेशन। सेंसरी स्टिमुलेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है मैनेजमेंट का, बिकॉज जो इन बच्चों में क्या होता है, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन इनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है, और इनको क्योंकि डल लेथार्जिक हो जाते हैं, इनका स्टिमुलेशन एक तरह से कम हो जाता है, तो इनका जो ब्रेन के न्यूरल ट्रैक्ट्स होते हैं वो बनना कम हो जाते हैं। जस्ट लाइक अम्बलायोपिया। अम्बलायोपिया आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये एक तरह का ऑप्टिक ट्रैक्ट का बनने का डिफेक्ट है ब्रेन में, क्योंकि इनको आइज़ को जब स्टिमुलेशन नहीं मिलता तो ऑप्टिक ट्रैक्ट ही नहीं बनता। सिमिलरली जब ब्रेन को स्टिमुलेशन नहीं मिलता, कोई एक्टिविटी नहीं मिलती, कोई चेयरफुल इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो ब्रेन का भी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए हमको जितने भी एमटीसी सेंटर्स हैं उनमें बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स, टॉयज़, म्यूज़िक और इन्वायरमेंट मिलता है, ताकि उनका सेंसरी स्टिमुलेट हो सके। तो इसलिए हमें सेंसरी स्टिमुलेट करना है। आगे चलते हैं। एक लास्ट स्टेप है, 10th स्टेप है, दैट इज़ फॉलो अप एंड डिस्चार्ज। तो हमें डिस्चार्ज करना है बच्चों को, किस आधार पे डिस्चार्ज करेंगे? 3 स्टेप्स है, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप है, क्या बच्चा स्माइल करना शुरू करा? अगर बच्चा स्माइल करना शुरू कर दिया है, इट इज़ द अर्लीस्ट मार्कर, सबसे पहला मार्कर है। तो स्माइल करना शुरू कर दिया है तो हम डिस्चार्ज के लिए रेडी है। दूसरा, अलर्ट, एक्टिव और एक्सेप्ट कर रहा है फीड, यानी कि वो सुस्ती उसकी चली गई है, फीड ले रहा है, रीगेन कर गया एपिटाइट। तीसरा है गेनिंग वेट। अगर वो 10 ग्राम पर केजी पर डे से वेट गेन कर रहा है, या एटलीस्ट 5 ग्राम से तो कर ही रहा है, तो हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अदर थिंग्स क्या क्या हो सकती है हमारे पास? वापस से 3 चीज़ें ही हैं, यानी कि ये 3 चीज़ें तो मस्ट है ऊपर की, स्माइलिंग, अलर्ट, एक्टिव, गेनिंग वेट। बाकी 3 चीज़ें भी हमें देखनी ही हैं, जैसे कि कंप्लीट हो चुका है उसका इम्यूनाइजेशन, केयर टेकर यानी मदर फादर को सेंसिटाइज कर दिया है हमने कि वो ध्यान रख सकते हैं। तीसरा, हमको उनको मल्टीविटामिन्स और उनके जो सप्लीमेंट्स है उनके साथ देकर भेजना है, वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इंश्योर करना है। ये सब के बाद हम उनका एक फॉलोअप बनाते हैं, फॉलोअप कार्ड बनाते हैं, ताकि वो अगली बार आए तो उनको प्रॉपर दवाइयाँ, प्रॉपर काउंसलिंग हो सके। अब आते हैं सैम की, जितना भी हमने पढ़ा उसको एक छोटी सी क्विक समरी कर देते हैं फटाफट से। सबसे पहले WHO को क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया है। वेट इज़ टू हाइट, MUAC, सीवियर विजिबल वेस्टिंग और बायलेटरल पेडियल एडिमा। दूसरा है क्लिनिकल फीचर, जैसे हेड टू टो क्या क्या होंगे? सीवियर विजिबल वेस्टिंग, फ्लैग साइन, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर अलर्ट, डल लेथार्जी, मंकी लाइक फेसिस, ओल्ड मैन फेसिस, बैगी पैंट्स, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ नकल्स एक्सेट्रा। मैनेजमेंट 10 स्टेप का मैनेजमेंट है, बहुत सिंपल मैनेजमेंट है। सबसे पहले हमको हाइपोग्लाइसीमिया को, हाइपोथर्मिया को, डिहाइड्रेशन को, इलेक्ट्रोलाइट्स को करेक्ट करना है। फिर हमें इन्फेक्शन को रोकना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करना है, कॉशियस फीडिंग या स्टार्टिंग या हमें इनिशिएट करनी है डाइट को, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर से देना है। फिर हमें कैचअप ग्रोथ करानी है। फिर हमें यानी कैचअप मतलब रिहैबिलिटेशन फेज़ वाली ग्रोथ, जिसमें हम F100 पे शिफ्ट करते हैं, सेंसरी स्टिमुलेशन देना है, और हमें प्रिपेयर फॉर फॉलो अप। हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो स्टेबलाइजेशन फेज़ है इसका मतलब 1 से 3 दिन नहीं होता है। इसका मतलब होता है जब बच्चा MTC शिफ्ट करने लायक है, यानी कि बच्चा ने रीगेन कर लिया एपेटाइट। अब वो 1 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है। तो स्टेबलाइजेशन फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिसमें हमने उसका बेसिकली वाइटल पैरामीटर्स को हमने उसको सही कर दिया है, वाइटल पैरामीटर्स को, और अब वो बच्चा एपेटाइट ओरली एक्सेप्ट कर रहा है, और अब हम उसकी डाइट को कंसंट्रेट करके अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो फिर हम उसको MTC शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे उसका वेट गेन होता है, एपेटाइट गेन होती है, और फिर उसको धीरे धीरे डिस्चार्ज करते हैं और फॉलोअप में बुलाते हैं।